नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। यहाँ पर हम अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक के कार्यालय लेखन और प्रक्रिया के पाठ के साथ उपस्थित हुए हैं। कल की कक्षा में हमने इसी पाठ से संबंधित औपचारिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पणी जिसमें आनुषंगिक टिप्पण और अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति आदि के विषय में जानकारी हासिल की थी। उसी का उदाहरण के साथ यहाँ पर हमारे समक्ष जो है प्रारूप दिया गया है कि किस तरह से कार्यालय के अंदर, विभाग के अंदर, मंत्रालयों के अंदर जो फाइलों में काम होता है, इन फाइलों के अंदर जो भी वहां पे पत्र परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, वो पत्र और परिपत्र किस तरह से उनको आधिकारिक रूप में निर्णयों का जो है रूप देते हैं और इन निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति आदि प्रक्रम का या प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसी की जानकारी हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित है वे समस्त प्रक्रम जिनका हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। ये है औपचारिक पत्र जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, ये भी हमने पढ़े थे कल। टिप्पण, मुख्य टिप्पण, अनुषंगिक टिप्पण। टिप्पण यानी हर एक व्यक्ति की राय और मत, उस पर अधिकारी का जो यहाँ पर सहमति दी जाती है और असहमति और असहमति के साथ वहां पर जो अनुषंगिक टिप्पण दिया जाता है। अनुस्मारक यानी पूर्व में दिए गए पत्र को रिमाइंड करवाने के लिए रिमाइंडर। अर्ध सरकारी पत्र यानी अधिकारी या कर्मचारी अगर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं तो उसमें इनफॉर्मल होकर के वो अपने इस पत्र का संचालन करते हैं। ये टिप्पणी में ही शामिल है, स्पष्ट टिप्पणी। कार्यसूची यानी एजेंडा, यानी किन किन चीजों पर समीक्षाएं करनी है, किन किन चीजों पर वहां पर वार्ता करनी है और सलाह मशवरा कर करके उस पर निर्णय लेना है। कार्यव्रत यानी जिसे आप कह सकते हो मिनट्स कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। यहाँ कार्यव्रत वो है जैसे किसी मीटिंग के अंदर, किसी सभा के अंदर अलग अलग विषयों पर, विचाराधीन मसलों पर और विभाग में आए हुए उस विषय पर सलाह मशवरा किया गया। सलाह मशवरों के बाद वहां पर निर्णय लिया गया। उस निर्णय को सामूहिक रूप से लागू करवाने के लिए, क्रियान्वित करवाने के लिए कार्य किया गया। ठीक है। तो कार्यव्रत में वो समस्त ब्यौरा रहता है, जिस समय सभा आयोजित हुई, जिस दिन को हुई, जिस तारीख को हुई, जिस समय को हुई, उसमें कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे, उसमें सर्वोच्च अधिकारी कौन था, कितनी लोगों की सभा थी, वो वहां पर मीटिंग में कितने सदस्य उपस्थित थे, किस विषयों पर समीक्षाएं प्रस्तुत की गई, और इस तरह से इन सारे विचार विमर्श के पश्चात वहां निर्णय लिया गया और इस निर्णय को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा कार्यान्वित करवाने के लिए जन सामान्य तक पहुंचाने का निश्चय किया गया। ये प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? किसी विचाराधीन मसले पर जब निर्णय या निश्चय ले लिया जाता है, उसे निश्चय या निर्णय को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए अखबारों के अंदर विज्ञप्ति दी जाती है, जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। और परिपत्र यानी जिसे सर्कुलर भी कहा जाता है। सर्कुलर यानी किन किन चीजों पर समीक्षाएं की जाएगी, किन किन चीजों पर क्या क्या जो है विचार विमर्श किया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए इनका एक सामान्य परिचय जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें उदाहरण के साथ यहाँ पर हमें इन चीजों को प्रारूप के साथ प्रस्तुत करके लाभान्वित करने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं? देखो, आपको जब किसी भी आम सरकारी दफ्तर में जाने का अवसर मिला है तो आपने वहां पर कागजों और फाइलों के ढेर देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं। वहां तो सारे काम ही फाइलों से होते हैं। और फाइलों का काम किस तरह से होता है ये तो हमने देखा था हमारे जामुन के पेड़ नामक पाठ के अंदर। ये फाइलें दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी कामकाज की सारी गाड़ी जो है इन फाइलों के पहियों पर ही दौड़ती है। बिल्कुल सही। किसी भी विषय पर विचार करने के लिए और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं, उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। यानी बड़ी सी फाइल है, बाईं तरफ वो पत्र वगैरह रहते हैं, लेकिन बाहरी प्रस्ताव, बाहरी पत्र जो होते हैं वो इस फाइल के अंदर दाहिनी तरफ भी रखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में। किसी भी प्रस्ताव या विषय पर विचार करने के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती है या जो राय प्रकट की जाती है, वो उसी फाइल के अंदर बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले पेजों पर लिखे जाते हैं।
हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया कि फाइल के बाईं तरफ का हिस्सा टिप्पण के लिए है और दाहिनी तरफ का हिस्सा पत्र व्यवहार को संजो कर रखने के लिए है ना। सरकारी कार्यालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे कई पत्र सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं, कई भेजने के लिए होते हैं, कई आदेश जारी करने के लिए होते हैं, कुछ अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए होते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित किया गया है और इस पाठ में हम इन्हीं अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करेंगे। ये कौन कौन से स्वरूप हैं और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक संस्था का नाम है, संस्था का नाम क्या दिया गया है, समझिएगा बेटा इस चीज को। संस्था है, संस्था का अलग से एक कार्यालय होता है ना। संस्था का नाम दिया गया है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान। ये एक संस्थान है। इस संस्थान का मुख्यालय जिसे क्या कहा नाम दिया गया, महानिदेशालय जाना जाता है। और इसी महानिदेशालय की अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। ये अलग अलग ब्रांचेज जो है क्षेत्रीय कार्यालय के नाम से जाने जाते हैं, जो इसके अंडर में आते हैं। समझ गए बात। यानी ये एक संस्था है, इस संस्था का मुख्यालय जो है वो महानिदेशालय है। महानिदेशालय के अलग अलग क्षेत्र में जो वर्ग निर्धारित किए गए हैं या विभाग बांटे गए हैं उनको क्षेत्रीय कार्यालय कहा जाता है। ये सारे के सारे क्षेत्रीय कार्यालय किसके अंडर में काम करेंगे, महानिदेशालय के अंडर में काम करेंगे। समझ गए। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे जितने भी सरकारी और निजी बैंक हैं, उन सरकारी और निजी बैंकों पर सबसे ज्यादा आधिपत्य या अधिकार किसको दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, है ना। आरबीआई चलाता है इन सभी को, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो निजी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, है ना, या सरकारी हो, उनको चलाता कौन है, आरबीआई चलाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये महानिदेशालय जो है वो क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अंडर में रखता है, ठीक है। ये है महानिदेशालय का प्रशासन विभाग, ठीक है। यहाँ एक अधिकारी है, अधिकारी का नाम क्या दिया गया, अधिकारी का नाम दिया गया यहाँ पर शंकरन। क्या नाम है, एक अधिकारी है शंकरन जी, ठीक है। ये गंभीरता से किसी मसले को सुलझाने में व्यस्त हैं और इनके सामने एक पत्र रखा हुआ है जो इस मसले का केंद्र बिंदु है। यानी इस पत्र पर ये क्या कर रहे हैं, गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। और ये पत्र कहां से आया है, पत्र मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से आया है। मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय निदेशालय में एक पत्र आया है मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मल प्रारूप जो है, औपचारिक प्रारूप क्या है, फॉर्मल लेटर के तौर पे कैसे आएगा। देखिए, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान, ये संस्था है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय शाखा कहाँ की है, बॉम्बे की। अब फाइल के अंदर जो भी काम चल रहे हैं यहाँ पे उस फाइल की संख्या दी जाती है। यानी फाइल संख्या कहाँ की है, मुंबई की। यहाँ पे फाइल का नंबर वगैरह दे दिया गया है, जैसे पृष्ठ 5 2005 206 इस तरह से, ठीक है। तारीख कौन सी है, मुंबई से आया था ये पत्र और इसकी डेट दी गई है। ये मुंबई वाले जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन्होंने महानिदेशालय को पत्र लिखा। क्या लिखते हैं, सेवा में महानिदेशक जी, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। क्या विषय है कि हमारे यहाँ पे जो मोबाइल फोन है, इन मोबाइल पर फोन पर होने वाले व्यय के लिए एक निर्धारित सीमा कर दी जाए। यानी अनलिमिटेड जो है हम कॉल वगैरह करते हैं उसके लिए अनलिमिटेड हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है, तो ये जो व्यय होता है उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जाए। तो हम क्या कहते हैं, तो बॉम्बे का जो क्षेत्रीय कार्यालय वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, महोदय जी कृपया अपने इस परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या, यानी ये परिपत्र पहले भी दिया जा चुका है, ये परिपत्र पहले भी भेजा जा चुका है। इसमें कहा कि जिसकी संख्या, ये परिपत्र की फाइल संख्या है जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था। इस परिपत्र में ये हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां बहुत व्यापक हैं और यहाँ से देश के तमाम फिल्म और टेलीविजन निर्माता भी रहते हैं। इसकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही आकर निवास
करते हैं। तो क्या किया जाए भाई, मुंबई बहुत विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है, तो यहाँ बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज हैं वो भी रहती हैं, तो साथ ही निदेशक को भी देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों से भी संपर्क में रहना पड़ता है, और साथ साथ में संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रायोजक जुटाने के सिलसिले में देश के अलग अलग औद्योगिक संगठनों से भी बात करनी पड़ती है। तो ऊपर बताए गए तथ्यों की वजह से 2000 जो मासिक सीमा है वो मुंबई कार्यालय के लिए क्या है, कम पड़ रही है। तो क्या किया जाए, पिछले 6 महीनों से ये देखा जा रहा है मासिक खर्च जो है, एक महीने का खर्च 6000 रुपयों के आसपास आता है। तो आपसे निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर मोबाइल फोन पर मासिक खर्च की सीमा जो है वो 2000 रुपए से बढ़ा करके 6000 रुपए कर दी जाए। किसने लिखा, भवदीय यानी आपका आभारी, नीचे दिया गया राकेश कुमार, जो कौन सी शाखा का है, बॉम्बे की क्षेत्रीय कार्यालय शाखा का एक निदेशक है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये पत्र कहाँ गया, महानिदेशक के पास। महानिदेशक कौन सा है, जो महानिदेशालय में बैठता है ना। ठीक है जी, यहाँ पे दिया, शंकरन जी ने पत्र को पढ़कर, शंकरन जी कौन है, महानिदेशालय का हेड, शंकरन जी ने पत्र को पढ़कर अपना बुरा सा मुंह बनाया। वे पत्र में बताए गए कारणों से सहमत ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि खर्च की सीमा को बढ़ाना फिजूल खर्ची को दावत देना है। अगर एक जगह ढील दे दी जाएगी तो ऐसे 10 मांगे लेकर के और लोग सामने आएंगे। लेकिन ये तो उनकी व्यक्तिगत राय थी, है ना भाई, वो अपने पर्सनली तो इन चीजों को वहां हैंडल नहीं करेंगे। दफ्तर का एक अपना तरीका होता है और निर्णय में अन्य दूसरे लोगों की भी भूमिका होती है, यानी उनका भी रोल पूरा रहता है। इसलिए उन्होंने वह पत्र अपने सहायक हेल्पर कौन है, उनसे जो नीचे पोस्ट पे हैं वो है ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान प्रकाश जी को इस निर्देश के साथ भेजा कि इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। तो ज्ञान प्रकाश जी खुर्राट सहायकों में से एक हैं, विभाग के लंबे अरसे से हैं और इस वजह से वो विभागीय ज्ञान के भंडार हैं। उन्हें कार्यालय नियमावली की चलती फिरती लाइब्रेरी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ज्ञान प्रकाश जी ने तुरंत वो फाइल निकाली जो मोबाइल फोन के खर्च में कटौती से संबंधित है। फाइल में इससे लगे परिपत्र उन्हें मुखाग्र थे, यानी उनके मुंह के सामने थे, फिर भी उन्होंने उन पर एक नजर डालने के बाद फाइल पर कुछ इस प्रकार की टिप्पणी लिखी। अब देखिए बेटा, सहायक टिप्पणी आपने कल पढ़ा था, जिसे नोटिंग भी कहते हैं। क्या लिख रहे हैं, देखो ये नोटिंग क्या कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश जी ने लिखा, यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फॉर्म संख्या मुंबई और फलान फलान है, जो दिनांक 15 मार्च 2005 को भेजी गई थी। पत्र में निर्देशक ने मोबाइल फोन के मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा को 2000 से 6000 बढ़ाए जाने का आग्रह किया। इस संदर्भ में महानिदेशालय द्वारा 15 मार्च से अब ये 23 नवंबर 2004 को पहले एक जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस फाइल की पृष्ठ संख्या 12 पर है। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपए से निर्धारित 2000 रुपए निर्धारित की गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इस विषय पर की गई पहले की टिप्पणी को देखें, जो पृष्ठ संख्या 8 पर है। टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि खर्च की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद और सोच विचार कर लिया गया है। अतः यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है। बिना बोर्ड की अनुमति इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव संभव ही नहीं है। और विचारार्थ प्रस्तुत, उसने अपने विचार के लिए दे दिया। किसने दिया, नीचे इसने साइन कर दिया और ये किस पोस्ट पे है, लिख दिया सहायक महानिदेशालय। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा, औपचारिक पत्र और नोटिंग। तो देखिए इसकी मुख्य बातें क्या है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, कल हमने जाना। ये पत्र एक कार्यालय, एक विभाग, एक मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखा जाता है, ये भी हमने जाना। इसमें शीर्ष पर कार्यालय और विभाग या मंत्रालय का नाम और पता होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अखिल भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का, यहाँ पे संस्था का नाम दिया हुआ है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिया है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, और नीचे उसका पता दिया हुआ होता है। ये इस तरह से पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जैसा कि इस ऊपर भी लिखा गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि भाई विभाग का जो काम है वो किस विषय से और कब से चला जा रहा है। ठीक है, अब जिसे पत्र लिखा जा रहा है, सेवा में से शुरू करते हैं, उसका नाम, उसका पता बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। ठीक है, फिर नीचे लिखते हैं इसका शुरुआत कैसे करते हैं, सेवा में से करते हैं, फिर बीच में आता है इसका
विषय, किस विषय, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से ये पत्र लिखा जा रहा है। विषय के बाद फिर बाईं तरफ लिखेंगे महोदय जी। फिर पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनेक बार सटीक अर्थ प्रेक्षित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ये उचित है। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है और पत्र के अंत में भवदीय लिख करके वहां अधोलेख के रूप में यानी नीचे लिखे गए पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और सभी लिख दिए जाते हैं। आगे बात समझ में? ये तो हमने पढ़ा औपचारिक पत्र, ठीक है। अब ये बात आती है टिप्पणी। किसी भी विचारधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, जो मंतव्य, जो आदेश या निर्देश दिया जाता है वो टिप्पणी कहलाता है। जैसा कि अभी यहाँ पे ज्ञान प्रकाश जी ने दिया, टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में ही होता है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण भी कह सकते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करना है जिन पर डिसीजन लिया जाना है, साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर वो डिसीजन लिया जा सकता है। समझ गए? जैसे इसने परिपत्र संख्या नवंबर वाला निकाला कि नवंबर में बोर्ड ने ये तारीख ये डिसीजन लिया था कि 2000 से ज्यादा यहाँ पे जो है मोबाइल खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड ने जारी किया है तो इसमें हम अपनी तरफ से किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है ना। टिप्पण का उद्देश्य क्या है? मामलों का निपटारा करना। और टिप्पण दो तरह के हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने किया, और अधिकारी स्तर पर टिप्पण जो यहाँ पे नाम आया है किसका? शंकरन जी का। कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है। इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण भी कहते हैं और सहायक विचाराधीन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए विवेचन करता है। अब आता है अनुषंगिक टिप्पण, ध्यान दीजिएगा, ये अभी ये टिप्पण का ही चल रहा है। इस प्रकार के टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है, जैसा कि उसने दिया था कि भाई नवंबर को ये एक परिपत्र जारी हुआ था, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि मोबाइल पर जितना भी खर्च होता है उसको 2000 से ज्यादा ना किया जाए। 2000 से ज्यादा खर्च न करने के संदर्भ में बोर्ड ने निर्णय लिया है, तो उसमें फेरबदल का हक भी वही रखता है। इसमें कोई अधिकारी अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। नीचे क्या करेगा? दाहिनी ओर राइट साइड में वो अपने साइन करके और अपने जैसे उसने लिखा था सहायक, सहायक कहाँ का? निदेश महानिदेशालय का, इस तरह से वो अपना पद लिख सकता है। टिप्पणी लिखने के पूर्व सहायक से संबंधित विषय को भी बहुत समझना आवश्यक है, ठीक है। टिप्पणी विषय संगत होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है। इसमें शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब आया श्री ज्ञान प्रकाश जी के ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद अब ये फाइल किसके पास आई? शंकरन जी के पास आई। ये अधिकारी है और अधिकारी जब उसमें साइन करके अपनी सहमति या असहमति देता है उसे बोलते हैं अनुषंगिक टिप्पणी। क्या कहते हैं? अनुषंगिक टिप्पणी। तो ज्ञान प्रकाश जी की टिप्पणी को पढ़ने के बाद उसकी बाँछें खिल गई। ज्ञान प्रकाश जी की मुख्य टिप्पणी के नीचे उन्होंने अपनी अनुषंगिक टिप्पणी इस प्रकार दर्ज की। क्या लिखता है देखो, मैं ऊपर लिखी गई टिप्पणी से सहमत हूँ और साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च कर रही हैं, जो परिपत्र का उल्लंघन है। चूंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है, अतः जो एक्स्ट्रा अमाउंट निदेशक द्वारा दिया जाना चाहिए, यह राशि निदेशक के वेतन से काटी जा सकती है। अल्लो जी, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? महानिदेशालय के जो वरिष्ठ हैं अधिकारी रंजन जी, शंकरन जी, उन्होंने यहाँ पे अपनी टिप्पणी दे दी और ज्ञान प्रकाश जी की टिप्पणी से उन्होंने सहमति दे दी। अब विचारार्थ यहाँ पे दिखा जी शंकरन और अनुभाग का अधिकारी। अब ध्यान देने की बातें देखिए, सहायक या आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है, जैसे कि रंजन जी के पास भेजा, शंकरन जी के पास भेजा ना, तो वो अधिकारी टिप्पणी को पढ़ने के बाद नीचे अपना मंतव्य लिखता है। उसका ये मंतव्य अनुषंगिक टिप्पणी कहलाता है, ठीक है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है। और अधिकारी अधीनस्थ की टिप्पणी के नीचे या तो केवल हस्ताक्षर कर सकता है या लिख सकता है मैं इस टिप्पणी से सहमत हूं। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है मगर उसे सशक्त और तर्कसंगत बनाने के लिए वो उसमें कुछ जोड़ना या तोड़ना चाहता है, तो वहां पर भी वो अपने मंतव्य को उस अनुषंगिक टिप्पणी में लिख सकता है। और यदि अधिकारी जो है पूरी तरह से असहमत है तो वो तर्क और कारण भी वहां पर लिख सकता है। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने,
बदलने, हटाने का अधिकार नहीं है। वो तो अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमति ही प्रकट कर सकता है। अनुषंगिक टिप्पणी क्या होगी? संक्षिप्त होगी। लेकिन जब असहमति की जाए तो असहमति की स्थिति में ये कभी-कभी टिप्पणी दीर्घ भी, विस्तृत भी हो सकती है। अब फाइल एक और सीढ़ी चढ़कर राजकुमार शर्मा जी की मेज पर आ गई, जो उपनिदेशक यानी प्रशासन के उपनिदेशक है, यानी शंकरन जी से भी ऊपर। कामकाज को बड़ी दक्षता और फुर्ती से निपटाते हैं। वे नियमों के भी पाबंद हैं। उसमें किसी तरह की कोताही उन्हें पसंद नहीं। कोताही यानी लापरवाही। जब भी कोई फाइल उन तक पहुंचती है तो वो उसमें किसी गोताखोर की तरह डुबकी लगाते हैं और मोती निकाल कर लाते हैं, यानी बहुत डीपली उसको जो है पढ़ते हैं, समझते हैं। इस फाइल की गहराई में भी वो कुछ इसी तरह से उतरे और विचार के जो मोती निकले उसे भी उन्होंने इस फाइल पर जड़ा। क्या लिखते हैं देखो, इन्होंने भी अपनी तरफ से आनुषंगिक टिप्पणी की। मैं भी सहायक से सहमत हूं, साथ ही ये जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया है ना, अपना मंतव्य इसमें ऐड किया है। ये जोड़ना चाहूंगा कि 23 नवंबर 2004 को जो परिपत्र जारी किया था तब कॉल की दरें ज्यादा थी, जो अब काफी गिर चुकी है। ऐसे में ये साफ है कि प्रकारांतर यानी बाद में, प्रकारांतर यानी पहले से अब बाद में निर्धारित व्यय अपने आप ही बढ़ गया है। इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आएगी, जो सभी के हित में होगा। तो मैं अनुभाग अधिकारी के सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सीमा से अधिक धनराशि निदेशक के वेतन से वसूली जाए, लेकिन उसके विस्तार में मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं। यहाँ पे देखो राजकुमार शर्मा जी ने क्या किया, उसमें अपनी सहमति और असहमति दोनों दे दी। ये तो सहमति है कि भाई कॉल की जो दरें हैं वो भी कम कर दी हैं, तो इतना सारा जो पैसा उन्होंने लगाया है वो सही नहीं है, खर्च जो किया है। लेकिन यहाँ पे शंकरन जी ने जो सुझाव दिया कि भाई वेतन से काटी जा सकती है, उससे उन्होंने अपनी असहमति दे दी और कहा कि अगर ज्यादा हुआ तो उनसे विस्तार से मैं स्पष्टीकरण भी मांग सकता हूं। अब फाइल गई गुफरान अहमद, जो उप महानिदेशक यानी राजकुमार जी उपनिदेशक है और गुफरान उससे भी ऊपर की पोस्ट पे है, उप महानिदेशक प्रशासन के पाले में थी। उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद सहमति के रूप में हस्ताक्षर कर दिए। फाइल का अगला पड़ाव महानिदेशक के पास गया, जो थे मणिकांत जी। वे पूरी व्यस्तता के बावजूद हर फाइल पूरी गहराई से पढ़ते थे। दफ्तर में 10 घंटे बैठने का काम बोझ बना रहता था, पर जब वो देर रात घर लौटते तो फाइलों का गट्ठर साथ जाता था। घर आई फाइलें उनकी पत्नी को सौत की तरह लगती थी, मगर थक हार कर समझौता कर लेती थी। मंडल जी, कौन मंडल? मणिकांत मंडल, जो महानिदेशक के पद पर है। एक अनुभवी और सुलझे हुए इंसान है। फाइल पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि नीचे के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है, लेकिन वे मुंबई कार्यालय के निदेशक के पक्ष से भी सहमत हैं। भाई दौरे पर मुंबई आते आते वहां की परिस्थितियों का उनको ज्ञान था। उन्होंने सोच विमर्श के बाद अपनी टिप्पणी लिखी। अब ये महानिदेशक की टिप्पणी है। क्या लिखता है? प्रशासन विभाग के अधिकारियों की नियमानुसार टिप्पणी लिखी है, मगर निदेशक ने खर्च की सीमा के अतिक्रमण के कारण जो दिए हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। अपने दौरे में भी मैंने ये पाया कि पिछले 6 महीनों के दौरान केंद्र की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है, उनसे पता चलता है मोबाइल फोन पर भी ज्यादा खर्च हुआ होगा। खर्च की सीमा संबंधित परिपत्र के तैयार करने के उपक्रम के अलग अलग केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं रखा गया। यानी जो परिपत्र जारी हुआ वो बहुत साल पहले जारी हुआ। मुंबई की तुलना अन्य स्थानों से हो ही नहीं सकती। अतः मुंबई के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर 6,000 प्रति मास कर देना सही है। चूंकि मासिक व्यय संबंधी पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी हुआ था, अतः बोर्ड की अगली बैठक इस पूरे मसले को लेकर के होगी और तभी अनुमति ली जाएगी। तो लीजिए यहाँ पर जो निदेशालय के महानिदेशक जी थे मणिकांत जी, उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि मुंबई के अकॉर्डिंग यहाँ 2,000 का खर्चा 6,000 होता है और इसके लिए अगर बोर्ड ही निश्चय लेगा तो बोर्ड की मीटिंग करवानी होगी। ठीक है। उधर अपने पत्र का कोई जवाब ना पाकर जो मुंबई के केंद्र के निदेशक थे राकेश कुमार जी, उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने महानिदेशालय को फिर से एक चिट्ठी लिखी याद दिलाने के लिए, जिसे स्मरण पत्र कहा जाता है, यानी अनुस्मारक। याद है बेटा कि भाई फलान फलान मैंने फाइल आपको भेजी थी, उसमें मैंने ये वहां पर जो है आपसे रिक्वेस्ट की थी, उस पे क्या डिसीजन लिया गया है, कृपया आप हमें बताओ। तो ये अनुस्मारक यहाँ छोटा सा लिखा गया, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, और यहाँ ये फाइल संख्या वही वाली है, ये दोबारा लिखा गया है। मुंबई में सेवा में महानिदेशक जी, अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। तो कृपया इस
विषय में हम कार्यालय द्वारा भेजे गए सम संख्यक पत्र का स्मरण करें जो मैंने 15 मार्च 2005 को भेजा था, और मोबाइल फोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने के संदर्भ में कार्यालय से अनुरोध किया था कि आप कृपया अपनी स्वीकृति जारी करें। बहुधीय राकेश कुमार जो कि निदेशक है। तो यहाँ पे अनुस्मारक यानी जो रिमाइंडर होता है उसके लिए क्या बातें जरूरी है। देखो, किसी भी पत्र ज्ञापन इसका उत्तर समय पर प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ राकेश जी को उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, दोबारा याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। ये भी औपचारिक की तरह होता है लेकिन होता आकार में छोटा है। ठीक है, इसमें पहले दिए गए पत्र का भी हवाला दिया जाता है, वर्णन किया जाता है। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे को अनुस्मारक 2, तीसरे को अनुस्मारक 3 आदि लिखा जाता है। अब अनुस्मारक भेजा है तो अनुस्मारक का क्या जवाब आता है और उस जवाब में किस तरह के कार्यालय प्रक्रम को काम में लिया जाता है, उसका क्या प्रारूप है, इसके विषय में अपने कल की कक्षा में जानकारी लेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। उम्मीद है आपको सरकारी पत्र, फिर सहायक टिप्पण, फिर अनुसंगत टिप्पण और अनुस्मारक, इन चारों कार्यालयी प्रक्रियाओं का अच्छा सा ज्ञान हो चुका होगा। धन्यवाद बेटा आप सभी का। कल हम देखेंगे कि अनुस्मारक जब गुफरान अहमद और उप महानिदेशक और फिर अंतरिम रूप से भेजा गया तो गुफरान अहमद के पास भी फाइल लौट चुकी। अब महानिदेशक के निचले अधिकारियों द्वारा अनुशंसा को बिल्कुल उलट दिया और यहाँ पर गुफरान अहमद ने क्या किया, देखिए उनको ये बात चुभी कि भाई, और ये अनुभव भी हुआ कि कार्यालय के दैनिक कार्य व्यापार में इस प्रकार की उलटफेर होती है, इसे खेल भावना से लिया जाना चाहिए। भाई अनुस्मारक दिया है किसी ने आपको तो ये मत सोचो कि किसी ने मेरे को दोबारा समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो वो क्या है, व्यक्तिगत रूप से किसको जानते हैं, क्षेत्रीय मुंबई कार्यालय के राकेश जी को जानते हैं, तो वो एक पत्र लिखेंगे। ये पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र है जो गुफरान जी के द्वारा लिखा गया है राकेश कुमार जी को। ठीक है, तो ये अपन कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा क्लास में उपस्थित होने के लिए।